नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जहां आपको मिलेंगी बेहतरीन हिंदी में ट्रांसलेटेड नॉवेल ऑडियो बुक्स। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है, चाहे वो फैंटेसी, रोमांस, एक्शन या एडवेंचर हो, तो ये चैनल आपके लिए ही है। हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर की शानदार कहानियां आसान हिंदी में, ताकि आप उन्हें कहीं भी और कभी भी सुन सके। तो हेडफोन लगाए, रिलैक्स कीजिए और कहानियों की दुनिया में खो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि कोई भी नई ऑडियो बुक आप मिस न करें। जब आर्यन सराय में पहुंचा तो उसने तुरंत सर्वोच्च बुजुर्ग यानचेन और महान बुजुर्ग वांगफू को बुलाया और उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताया। वांगफू ने तुरंत कमरे में एक संरचना स्थापित कर दी ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप न कर सके। इसके बाद यानचेन ने अपनी चेतना से आर्यन के पूरे शरीर और आत्मा को स्कैन करना शुरू किया। आर्यन को थोड़ी असहजता महसूस हुई क्योंकि उसकी पूरी गोपनीयता समाप्त हो गई थी, लेकिन वह चुप रहा क्योंकि वह जानता था यह उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। यानचेन ने उसे शांत करते हुए कहा, युवा स्वामी, थोड़ी देर सहन करें। कुछ समय बाद यानचेन के चेहरे पर शिकन आई। आर्यन तुरंत बोला, क्या कुछ मिला? यानचेन ने कहा, नहीं, कुछ गलत नहीं है। मैं बस आपकी आत्मा की शक्ति देखकर आश्चर्यचकित हूँ। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं थी। असल में उसे आर्यन की आत्मा में एक अजीब ऊर्जा महसूस हुई थी। जब उसने उसे और करीब से देखने की कोशिश की तो उसे एक भयावह अनुभूति हुई, जैसे अगर वह आगे बढ़ा तो विनाश निश्चित है। इसलिए वह रुक गया। जांच के बाद कुछ भी गलत नहीं मिला, लेकिन आर्यन संतुष्ट नहीं था। वह अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करता था। उसने कहा, एक बार और जांच करें। इस बार मेरे कंधे पर ध्यान दें। यानचेन ने फिर से जांच की और अचानक पूछा, क्या आपके यहाँ पहले कोई तिल था? आर्यन ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं। उसने अपना वस्त्र हटाया और देखा, वहाँ एक छोटा सा तिल था जो पहले कभी नहीं था। अब वांगफू को बुलाया गया। उसने ध्यान से देखा और कहा, यह एक ताबीज है और बहुत ही उन्नत। यह एक ट्रैकिंग ताबीज है। कोई व्यक्ति आपकी हर गतिविधि पर नजर रख सकता है। जूही ने तुरंत कहा, महान जोऊ साम्राज्य सिर्फ उनके पास ऐसा करने का कारण है। आर्यन मुस्कुराया, तो हमारा जाल काम कर गया। फिर उसने पूछा, क्या तुमने जितेंद्र के भाई पर नजर रखी? जूही बोली, हाँ, लेकिन अंदर घुसने में समय लगेगा। अब आर्यन ने अपनी सोच बताई। उसने कहा, असल खतरा जितेंद्र नहीं है, बल्कि उसका भाई है। वह बुद्धिमान है और जितेंद्र उसकी बात मानता है। इसका मतलब दोनों मिलकर और भी खतरनाक हो जाते हैं। फिर यानचेन ने पूछा, क्या ताबीज हटाना है? आर्यन ने कहा, नहीं, इसे रहने दो। इससे हमें फायदा होगा। अब हमें उन्हें खोजने की जरूरत नहीं, वे खुद हमारे पास आएंगे। कुछ देर बाद आर्यन ने एक और सवाल पूछा, क्या अन्य सम्राट स्तर के गुट आए हैं? जूही ने कहा, नहीं, इस बार वे भाग नहीं ले रहे। आर्यन संतुष्ट हुआ, अच्छा है, कम बाधाएं होंगी। इसके बाद वह सामान्य जीवन में लौट आया। शहर घूमता रहा और सही मानसिक स्थिति में आने की तैयारी करने लगा, क्योंकि आने वाला समय एक रक्तपात होगा। लेकिन एक और घटना हुई। शहर में घूमते समय उसने एक लड़के को देखा और अचानक उसके भाग्य ड्रैगन में हलचल हुई। उसने तुरंत समझ लिया, ये लड़का भविष्य में बड़ा अवसर पाएगा, और बिना समय गंवाए उसने भी वही किया जो उसके दुश्मनों ने किया था। उसे चुपचाप ट्रैक करना शुरू कर दिया। फिर वह दिन आ गया। स्पिरिट रोड खुल गया। एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। सभी प्रतिभागी तैयार थे। सबसे पहले आर्यन अंदर गया, उसके पीछे महान जोऊ साम्राज्य और अन्य गुट। उधर दाओ उद्घाटन संप्रदाय में एक और घटना हुई। एक शक्तिशाली दल निकला स्वर्ग रहस्य मंडल की ओर। उसमें शामिल थे कई संत स्तर के साधक, 3 सर्वोच्च स्तर के और एक रहस्यमयी व्यक्ति जिसकी उपस्थिति ही दबाव पैदा कर रही थी। जैसे ही वह प्रकट हुआ, पूरी दुनिया के शक्तिशाली लोगों ने उसकी ओर देखा और एक ही शब्द कहा, अमर। जैसे ही आर्यन उस संरचना के भीतर प्रवेश करता है, वह खुद को एक खुले रास्ते पर पाता है। चारों ओर नदियां, झीलें, पहाड़, घने जंगल, लेकिन कोई भी इंसान नहीं। वह समझ गया, हर प्रतिभागी को अलग अलग स्थानों पर भेजा गया है। उसने अपने हाथ की ओर देखा, उस पर 0 लिखा था। ये संख्या दर्शाती थी कि उसने अभी तक किसी को नहीं मारा है। असल में स्पिरिट रोड एक भयानक परीक्षा थी, जहां प्रतिभाशाली लोग एक दूसरे का शिकार करते हैं, अपनी क्षमता, अपनी मानसिक शक्ति और अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए। यह एक नरसंहार था जहां हर व्यक्ति शिकार भी है और शिकारी भी। आर्यन यहाँ 3 कारणों से आया था, अपनी क्षमता को निखारना, भाग्य को प्राप्त करना और जितेंद्र से निपटना। वह जानता था ये परीक्षा उसे बदल देगी। यहाँ वह असली युद्ध का अनुभव करेगा। अब तक उसने जिन लोगों को मारा था वे कमजोर थे, लड़ नहीं सकते थे, लेकिन यहाँ हर व्यक्ति एक खतरा है और यही उसे चाहिए था। कुछ देर सोचने के बाद
वह जंगल की ओर बढ़ गया। वहीं उसका शिकार क्षेत्र होगा। उसने पेड़ों और पत्थरों का उपयोग करके एक तेज चाकू बनाया। असल में वह हथियारों का उपयोग करना पसंद नहीं करता था। वह अपने हाथों से लड़ना पसंद करता था, लेकिन अभी उसका शरीर कमजोर था, इसलिए हथियार जरूरी था। दूसरी ओर जितेंद्र भी परीक्षा में प्रवेश कर चुका था, लेकिन वह आर्यन से अलग क्षेत्र में था। फिर भी उसके हाथ का ताबीज उसे दिशा दिखा रहा था। वह तुरंत उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन उसे अपने भाई की चेतावनी याद आई। उसने रुककर सोचा, शायद ये जाल हो सकता है, इसलिए उसने सावधानी से आगे बढ़ने का निर्णय लिया। इसके बाद एक और प्रतिभागी आया, एक दानव साधक जिसका नाम था दुष्ट बोधि। वह अत्यंत उत्साहित था, क्योंकि उसके लिए यह एक दावत थी। वह लोगों के दिल खाने की कल्पना कर रहा था, हालांकि वह जानता था कि कुछ लोगों को वह छू भी नहीं सकता। फिर भी बाकी शिकार उसके लिए पर्याप्त थे। धीरे धीरे अनगिनत लोग इस परीक्षा में प्रवेश करने लगे, पांचों महाद्वीपों से और निम्न लोकों से भी। कुछ घंटों में आर्यन ने अपना हथियार तैयार कर लिया, लेकिन उसने तुरंत हमला नहीं किया। पहले उसने अपने आसपास का निरीक्षण किया, एक सुरक्षित स्थान चुना जहां से वह रात में भी सुरक्षित रह सके और जहां पानी पास में हो। कुछ देर आराम करने के बाद उसने शिकार शुरू किया। ये परीक्षा 2 भागों में बनती थी। पहला 6 महीने का, जहां हर व्यक्ति को खुद जीवित रहना सीखना होता है और अपने शिकार को खुद ढूंढना होता है। दूसरा, जहां सभी की लोकेशन दिखने लगती है और शीर्ष 10 की स्थिति सबको पता चलती है। लेकिन आर्यन के लिए यह आसान था। उसकी विशेष दृष्टि उसे दूसरों का भाग्य देखने देती थी और उसी से वह उन्हें ढूंढ सकता था। जल्द ही उसे अपना पहला शिकार मिला, एक सुंदर लड़की जो साफ कपड़ों में थी। वह साफ था कि वह अमीर परिवार से थी और अनुभवहीन थी। वह अपने कपड़े साफ करने में लगी थी और पूरी तरह असावधान थी। आर्यन ने उसकी बातें सुनी। वह अपने रक्षकों के बारे में बात कर रही थी। इससे उसे समझ आया वह यहाँ अकेली नहीं आना चाहती थी, लेकिन अब वह अकेली थी। आर्यन ने कोई दया नहीं दिखाई। उसने चुपचाप पीछे से हमला किया, उसे गिराया और उसका गला काट दिया। खून चारों ओर फैल गया। लड़की की आंखों में डर था, अविश्वास था, और फिर वह मर गई। इसके बाद उसका भाग्य ड्रैगन गायब हो गया और आर्यन के ड्रैगन में समा गया। उसका भाग्य बढ़ गया। आर्यन ने अपने कार्य का विश्लेषण किया। उसे एहसास हुआ वह बेहतर कर सकता था। उसका तरीका सही नहीं था। वह खुद को खून से बचा सकता था। ये दिखाता था कि उसे अनुभव की कमी है, लेकिन यही कारण था कि वह यहाँ आया था, सीखने के लिए, बदलने के लिए और खुद को पुनर्जन्म देने के लिए। उसने अगला लक्ष्य खोजा और आगे बढ़ गया। पहली लड़ाई के बाद आर्यन को अपने कपड़े बदलने पड़े। उसके पुराने कपड़े पूरी तरह बेकार हो चुके थे, इसलिए उसने जानवरों की खाल से नया वस्त्र तैयार किया और पुराने कपड़ों को जला दिया, क्योंकि खून की गंध खतरनाक जानवरों को आकर्षित कर सकती थी। एक दिन आराम करने के बाद उसने शिकार किया और फिर अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ गया। इस बार उसका लक्ष्य एक नहीं बल्कि 3 लोग थे, 2 लड़के और एक लड़की, जो नदी के पास डेरा डालकर बैठे थे। आर्यन ने दूर से उनके भाग्य ड्रैगन के आधार पर उनका पीछा किया। उसने पहले सोचा रात में हमला करे जब वे सो रहे हों, लेकिन उसने तुरंत यह विचार छोड़ दिया, क्योंकि उसका उद्देश्य सिर्फ हत्या करना नहीं था। उसे लड़ाई का अनुभव चाहिए था। सीधे संघर्ष से ही वह सीख सकता था। लेकिन समस्या थी, वह अकेला था और सामने 3 लोग थे। वह जानता था वह भी एक साथ 3 लोगों से नहीं लड़ सकता, इसलिए उसने इंतजार किया। ये तीनों बहुत सतर्क थे, हमेशा साथ रहते थे और बारी बारी से पहरा देते थे। आर्यन ने 4 दिन तक बिना आराम किए उन्हें देखा। उसका शरीर सामान्य नहीं था। उसे रोज भोजन की जरूरत नहीं थी, सिर्फ थोड़ी धूप, और वह कई दिनों तक सक्रिय रह सकता था। आखिरकार उसे मौका मिला। लड़की ने शिकायत की कि वह 4 दिन से सिर्फ मछली खा रही है और वह कुछ और खाना चाहती है। दोनों लड़कों ने सहमति दी और उनमें से एक उसके साथ शिकार पर चला गया। दूसरा डेरा संभालने के लिए वहीं रह गया। जैसे ही वे अलग हुए, आर्यन ने हमला किया, लेकिन इस बार चीजें आसान नहीं थीं। उसका विरोधी सतर्क था। उसने तुरंत खतरे को महसूस कर लिया। दोनों आमने सामने खड़े हो गए, एक दूसरे को ध्यान से देखते हुए, मौके की तलाश में। आर्यन ने महसूस किया समय उसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि बाकी 2 लोग वापस आ सकते थे। इसलिए उसने इंतजार नहीं किया, सीधा हमला कर दिया। उसने फेफड़े पर वार किया, लेकिन विरोधी ने बचाव किया और पलटवार किया। उसकी आंखों पर। आर्यन ने बचते हुए उसके घुटने पर वार किया, लेकिन विरोधी ने भी उसे रोक लिया। लड़ाई तेज हो गई। दोनों लगातार वार कर रहे थे। आंख, दिल, दिमाग
हर जगह हमला। 5 मिनट तक वे लड़ते रहे, लेकिन आर्यन थक गया और तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसका विरोधी बिल्कुल नहीं थका था। उसकी सांस सामान्य थी, उसके कदम स्थिर थे और वह अपनी जगह से ज्यादा हिला भी नहीं था। ये देखकर आर्यन चौंक गया। उसने तुरंत याद किया हर हरकत, हर चाल, और उसे समझ आया वह व्यक्ति एक विशेष बचाव तकनीक का उपयोग कर रहा था। वह कम से कम ऊर्जा में हर हमले को टाल रहा था। तेज, सटीक और बेहद कुशल। आर्यन ने तुरंत सीख लिया। कुछ ही क्षणों में उसने उसी तकनीक की नकल कर ली। फिर उसने दोबारा हमला किया, इस बार और ज्यादा समझदारी से। उसने चाल बदली और एक सही समय पर विरोधी के पैर पर वार किया। दर्द के कारण उसकी प्रतिक्रिया धीमी हो गई और आर्यन ने पहला खून बहाया। लड़ाई जारी रही और अंत में आर्यन ने एक चाल चली। उसने आंखों पर वार का नाटक किया और अचानक दिशा बदलकर कंधे में घोंप दिया। विरोधी चीखा और उसी क्षण आर्यन ने उसका हथियार छीन लिया और सीधे दिल में घोंप दिया। वह व्यक्ति घुटनों पर गिर गया और बोला, मैंने 8 साल तक लड़ाई करके ये तकनीक सीखी और तुमने 5 मिनट में सीख ली। यह अन्याय है। फिर वह मर गया। आर्यन ने धीमे से कहा, हाँ, किस्मत सबसे बड़ा मजाक है। फिर उसने उसकी आंखें बंद कीं और उसे दफनाया, क्योंकि वह उसका पहला सच्चा प्रतिद्वंदी था। लेकिन जैसे ही वह वहां से निकला, उसे बाकी 2 लोग मिल गए। उन्होंने तुरंत उसे घेर लिया। अब स्थिति गंभीर थी। आर्यन थका हुआ था और सामने 2 दुश्मन थे। वह समझ गया, अब असली परीक्षा शुरू हुई है। जैसे ही आर्यन ने उन 2 लोगों को देखा, उसे तुरंत समझ आ गया कि अब एक और भयंकर लड़ाई होने वाली है। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। साथ ही पिछली लड़ाई से सीखी हुई बातों को तुरंत अपने दिमाग में दोहराया। लड़की ने पूछा, झो पेंग कहाँ है? आर्यन ने उसे देखा। वह भी बेहद सुंदर थी, लेकिन उसके अंदर कोई कमजोरी नहीं थी। वह एक योद्धा थी। आर्यन ने उत्तर दिया, तो उसका नाम झो पेंग था, मैं उसे याद रखूंगा। दूसरा लड़का, जो कद में छोटा था लेकिन बेहद फुर्तीला, गुस्से से भर गया और बिना कुछ सोचे सीधे हमला कर दिया। उसका वार तेज, खामोश और घातक था, सीधा दिल की ओर। आर्यन ने बचाव किया और पलटवार करने ही वाला था कि लड़की ने हमला कर दिया। अब उसे दोनों से एक साथ लड़ना था। छोटा लड़का सिर पर वार कर रहा था और लड़की दिल पर। आर्यन के पास बचने की जगह नहीं थी, तो उसने एक जोखिम भरा निर्णय लिया। उसने अपने शरीर को थोड़ा मोड़ा और वार को अपनी पसलियों के बीच लगने दिया। उसका जीवन बच गया, लेकिन वह घायल हो गया। तुरंत उसने लड़की को लात मारी और उसे दूर फेंक दिया, लेकिन वह अभी भी लड़ने के लिए तैयार थी। अब स्थिति और भी खराब हो गई। आर्यन घायल था, थका हुआ था और सामने 2 अनुभवी योद्धा थे। दोनों ने बिना रुके हमला शुरू किया। लड़का हमेशा गले पर वार करता और लड़की उसके पैरों को निशाना बनाती ताकि वह हिल न सके। आर्यन ने झो पेंग की तकनीक का उपयोग किया। कम से कम हरकत, सटीक बचाव। धीरे धीरे वह बेहतर होता गया, लेकिन उसके शरीर पर घाव बढ़ते गए। चेहरा, हाथ, सीना, पैर, हर जगह कट, खून बह रहा था और उसके साथ उसकी ताकत भी कम हो रही थी। यह एक खतरनाक चक्र था। वह जानता था, अगर वह चाहे तो बच सकता है। संप्रदाय ने उसके अंदर सुरक्षा उपाय लगाए थे, लेकिन वह हार मानना नहीं चाहता था। यह उसके लिए अस्वीकार्य था। उसने खुद को शांत किया, अपने मन को खाली किया, और तभी कुछ बदल गया। वह एक अजीब अवस्था में प्रवेश कर गया। सब कुछ धीमा हो गया, हर चीज स्पष्ट दिखने लगी। वह अपने दुश्मनों की हर हरकत समझ सकता था, उनकी मांसपेशियों की हलचल, उनकी आंखों की दिशा, उनका इरादा, सब कुछ। अब उसे पता था वह जीतेगा। उसने तुरंत हमला किया, सीधे छोटे लड़के की ओर। उसने उसके वार को पहले ही देख लिया, बच गया और उसके पीछे पहुंच गया। फिर उसका सिर पकड़ा और एक झटके में उसकी गर्दन तोड़ दी। क्रैक। फिर उसने उसकी लाश को लड़की की ओर फेंका। लड़की ने उसे हटाया, लेकिन वह पहले से तैयार था। उसने अपना खंजर फेंका और सीधा उसके गले में घोंप दिया। लड़की गिर गई। उसकी आंखों में सवाल था कि यह कैसे हुआ। सब खत्म हो गया, लेकिन आर्यन के पास सोचने का समय नहीं था। वह गंभीर रूप से घायल था और वह जानता था वह अवस्था खत्म हो रही है। वह तुरंत अपने ठिकाने की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने अपने सारे जाल सक्रिय किए और अपने बनाए हुए जड़ी बूटी के लेप से घावों का इलाज किया। फिर वह बेहोश हो गया। बेहोश होने से पहले उसे केवल एक चीज याद थी, उसका भयानक सिरदर्द। लेकिन वह जानता था वह बच गया है और अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है। जब आर्यन होश में आया तो उसका सिर अब भी जोर से दर्द कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था
मानो उसके सिर के अंदर लगातार घंटियां बज रही हों। कुछ समय के लिए वह सब कुछ भूल गया। उसे सिर्फ अपना नाम याद था, लेकिन वह कहाँ है, क्यों है, क्या कर रहा था, सब कुछ धुंधला हो गया। अगले दिन वह पूरी तरह सामान्य हो गया, और फिर उसने उस रहस्यमयी अवस्था के बारे में सोचना शुरू किया। वह क्या थी और उसे दोबारा कैसे प्राप्त किया जा सकता है। काफी सोचने के बाद उसे समझ आया कि यह उसकी आत्मा की शक्ति का परिणाम है। जब वह पूरी तरह ध्यान केंद्रित करता है तो समय जैसे धीमा हो जाता है। उसकी प्रतिक्रिया, उसकी सोच सब कई गुना बढ़ जाती है। यह अवस्था इस परीक्षा के लिए बिल्कुल सही थी, लेकिन साधकों के बीच लड़ाई में इसका असर कम होगा। फिर भी अभी के लिए यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अब उसका लक्ष्य और भी कठिन था। वह एक साधारण इंसान होते हुए साधकों से लड़ना चाहता था। ये बहुत कठिन था, क्योंकि साधक की ताकत सामान्य इंसान से कई गुना ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए आर्यन लगभग 500 किलो वजन उठा सकता था, लेकिन पहले स्तर का साधक 1000 किलो तक उठा सकता है। फिर भी वह ये करना चाहता था, क्योंकि उसे जितेंद्र से लड़ना था। विशेष शरीर वाले लोग साधना शुरू करने से पहले ज्यादा लाभ नहीं पाते, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं। जैसे कुछ शरीर अत्यधिक सुंदरता देते हैं, कुछ असाधारण दृष्टि, कुछ लंबी आयु, और जितेंद्र का शरीर उसे जन्मजात शक्ति देता था। इसलिए आर्यन जानता था वह भी उससे कमजोर है, लेकिन उसके पास एक मौका था। अगर वह सही तकनीक का उपयोग करे तो वह जीत सकता है। उसने 1 सप्ताह तक आराम किया, घाव ठीक किए और उस रहस्यमयी अवस्था को नियंत्रित करना सीखा। फिर वह दोबारा शिकार पर निकल पड़ा। समय बीतता गया। अब 5 महीने ही बचे थे और परीक्षा का दूसरा चरण शुरू हो चुका था। एक घाटी के पास 20 से अधिक लोग एक व्यक्ति को घेर रहे थे। बाकी लोग दूर खड़े होकर देख रहे थे। एक लड़के ने पूछा, वह कौन है? दूसरे ने उत्तर दिया, वह है शिकारी। ये नाम डर और सम्मान दोनों का प्रतीक था। शिकारी यानी आर्यन। पिछले महीनों में उसने अनगिनत प्रतिभाओं को हराया था और अब वह एक किंवदंती बन चुका था। भीड़ में चर्चा हो रही थी, कौन ज्यादा शक्तिशाली है, शिकारी या दक्षिण का अत्याचारी? अत्याचारी यानी जितेंद्र। लेकिन आर्यन इन सब बातों से प्रभावित नहीं था। वह शांत था। उसने तुरंत उस विशेष अवस्था में प्रवेश किया। अब सब कुछ साफ था। उसने पहला हमला किया, एक को मारा, दूसरे को काटा, तीसरे को गिराया। वह बिना रुके एक के बाद एक सबको मारता गया। तीर आए, उसने पकड़ लिया। हमले हुए, उसने बचा लिया। कुछ ही मिनटों में वह पूरी भीड़ पर भारी पड़ गया। आखिर में सभी मर चुके थे, कोई भी जीवित नहीं बचा। लेकिन उसने दर्शकों को नहीं मारा, क्योंकि वे उसके शत्रु नहीं थे। लड़ाई के बाद वह अपने ठिकाने पर लौटा। उसने अपनी चोटों का इलाज किया। उसका शरीर अब पहले जैसा नहीं था। उस पर अनगिनत निशान थे। उसकी त्वचा बदल चुकी थी। उसका शरीर अब एक योद्धा का था। उसने अपने हाथ की ओर देखा। वहां लिखा था 333। यह उसकी प्रगति थी, उसकी यात्रा का प्रमाण। तभी उसके कंधे में दर्द हुआ। उसने देखा, ताबीज सक्रिय हो गया था। इसका मतलब जितेंद्र उसकी ओर आ रहा है। और अब सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई शुरू होने वाली थी। आर्यन ने आंखें बंद कीं और मुस्कुराया। अब उसकी योजना पूरी होने वाली थी। अपने हाथ पर पट्टी बांधने के बाद आर्यन ने अपनी अगली चाल के बारे में सोचना शुरू किया। असल में उसे जितेंद्र से लड़ाई की ज्यादा चिंता नहीं थी। उसे पता था उसके पास जीतने के कई तरीके हैं। वह चाहे तो करण के साथ मिलकर उसे हरा सकता था, या सैकड़ों जाल बिछाकर उसे फंसा सकता था, या जहर का इस्तेमाल कर सकता था। उसने अपनी माँ से सीखा था कि कब सीधे लड़ना है और कब बुद्धि से जीतना है। फिर भी उसने एक के एक लड़ाई चुनने का निर्णय लिया, क्योंकि वह अपनी सीमाओं को परखना चाहता था। इस परीक्षा में अधिकतर लोग सामान्य थे, वे तकनीक के सहारे लड़ते थे। लेकिन जितेंद्र अलग था, उसके पास जन्मजात शक्ति थी। इसलिए आर्यन उससे लड़ना चाहता था, देखना चाहता था वह कितना आगे बढ़ चुका है। और उसे एक अजीब एहसास भी हो रहा था कि अगर वह ये लड़ाई ईमानदारी से जीत गया तो उसे कुछ खास मिलेगा, कुछ बहुत महत्वपूर्ण। उसे नहीं पता था यह क्या है, लेकिन वह अपने इस एहसास पर भरोसा करता था। इसके बाद उसने अपना स्पेस रिंग निकाला। यह उसकी आत्मा से जुड़ा हुआ था, इसलिए वह हमेशा उसके साथ रहता था। लेकिन इस परीक्षा के नियम सख्त थे। पहले भाग में वह इसका उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए उसे पत्थरों से हथियार बनाने पड़े थे। अब दूसरे भाग में वह इसे इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन एक सीमा के साथ। बहुत शक्तिशाली वस्तुएं अपने आप सील हो जाती थीं।
उसने अंदर से 3 ताबीज निकाले और जांच की कि वे सही काम कर रहे हैं या नहीं। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे एक नज़र महसूस हुई, मानो कोई ऊपर से उसे देख रहा हो। ये था स्वर्ग का नियम, जो सुनिश्चित करता था कि कोई नियम न तोड़े। आर्यन को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे यह एहसास अच्छा नहीं लगा कि कोई उसकी स्वतंत्रता को नियंत्रित कर रहा है, लेकिन अभी वह कुछ नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद वह आराम करने लगा, अपने घाव को ठीक करने के लिए। दूसरी ओर जितेंद्र उसकी ओर बढ़ रहा था। वह सोच रहा था कि यह सब एक जाल हो सकता है, कि यह प्राचीन शक्ति पाने के लिए उसे फंसाने की योजना है। लेकिन वह डरता नहीं था, उसके पास अत्यधिक शक्ति थी। फिर उसे अपने पुराने अपमान की याद आई, मीनार में हार, रिकॉर्ड टूटना और अधूरी परीक्षा। उसका गुस्सा बढ़ गया, उसने जमीन पर मुक्का मारा और दरारें पड़ गईं। फिर वह आगे बढ़ता रहा। 1 महीने की यात्रा के बाद वह उस क्षेत्र में पहुंचा जहां आर्यन था। लेकिन उसने सीधे हमला नहीं किया। उसने पहले सब कुछ देखा, जगह, स्थिति और संभावित खतरे। फिर उसने छुपने वाला ताबीज इस्तेमाल किया ताकि कोई उसे पहचान न सके। लेकिन आर्यन पहले से ही सब जानता था। जैसे ही जितेंद्र पास आया, उसने आवाज लगाए, बाहर आओ जितेंद्र, मुझे पता है तुम यहाँ हो। जितेंद्र सामने आया और बोला, तो ये सच है, तुमने मेरे लिए जाल बिछाया है। आर्यन मुस्कुराया, फिर भी तुम आ ही गए। दोनों आमने सामने खड़े थे। दोनों जानते थे यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह उनके भविष्य का निर्णय था। जितेंद्र ने उकसाने की कोशिश की, करण का नाम लिया, लेकिन आर्यन ने शांत रहकर जवाब दिया, लगता है तुमने भी दिमाग का उपयोग करना सीख लिया है। कुछ पल बाद आर्यन ने कहा, बस हम दोनों हैं, चलो लड़ाई शुरू करते हैं। जितेंद्र ने गहरी सांस ली और हमला कर दिया। उसका पहला मुक्का भयावह था, हवा तक हिल गई। आर्यन ने मुश्किल से बचाव किया और तुरंत समझ गया, अगर एक भी वार लग गया तो वह हार सकता है। अब उसे एहसास हुआ, ये लड़ाई उसकी उम्मीद से भी कठिन है। और यही वह पल था जिसका वह इंतजार कर रहा था। जितेंद्र लगातार अपने शक्तिशाली मुक्कों से हमला करता रहा और आर्यन लगातार उन्हें चकमा देता रहा। उसके माथे से पसीना बह रहा था। उसे साफ महसूस हो रहा था, अगर एक भी वार सीधे लग गया तो वह तुरंत हार सकता है। फिर भी आर्यन ने तुरंत हमला नहीं किया। वह सिर्फ बचता रहा, हर हरकत को देखता रहा, हर ताकत को मापता रहा और अपने दिमाग में योजना बनाता रहा। उधर जितेंद्र गुस्से से भर गया और चिल्लाया, क्या बस यही है तुम्हारी ताकत? अगर मर्द हो तो सामने से लड़ो। आर्यन मुस्कुराया, अपना खंजर निकाला और बोला, तुम भी हथियार ले सकते हो। जितेंद्र ने जवाब दिया, मेरे मुट्ठी ही मेरा हथियार हैं, मैं इसका सम्मान करता हूँ। इतना कहकर आर्यन ने हमला किया। वह झुका, मुक्का बचाया और सीधे पेट में वार किया। लेकिन कुछ खास असर नहीं हुआ। उसकी त्वचा लोहे जैसी मजबूत थी और मांसपेशियां घाव को रोक रही थीं। आर्यन ने मन ही मन सोचा, ये शरीर वाकई खतरनाक है। फिर भी वह रुका नहीं, वह लगातार हमला करता रहा, कट, वार, घाव, हर जगह। लेकिन जितेंद्र हमेशा बच जाता, खासकर महत्वपूर्ण जगहों पर। असल में आर्यन उसे मारना नहीं चाहता था, उसे उसका अध्ययन करना था। कुछ देर बाद उसे समझ आया, ये तरीका काम नहीं करेगा। उसने सोचा, क्या वह शक्तिशाली हथियार निकाले, लेकिन उसने यह विचार छोड़ दिया, क्योंकि फिर लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। तभी उसने रणनीति बदली। जितेंद्र ने एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे पेड़ टूट गया। उसी क्षण आर्यन ने मौका लिया और उसी जगह फिर वार किया, जहां पहले किया था। इस बार घाव गहरा हुआ, खून निकला। अब रणनीति काम कर रही थी। आर्यन ने लगातार उसी जगह हमला करना शुरू किया, बार बार। धीरे धीरे जितेंद्र कमजोर होने लगा, उसके शरीर पर घाव बढ़ गए, खून बहने लगा। उसने समझ लिया, अगर ऐसा चलता रहा तो वह हार जाएगा। इसलिए उसने पूरी ताकत इकट्ठी की और एक अंतिम हमला किया। उसकी गति अचानक बढ़ गई। आर्यन चौंक गया, वह बच नहीं सकता था। इसलिए उसने एक निर्णय लिया। उसने अपना दाहिना हाथ आगे किया और वार को वहीं रोका। क्रैक! उसकी हड्डियां टूट गईं, तेज दर्द उठा, लेकिन वह चिल्लाया नहीं। उसने जमीन पर पैर मारा ताकि झटका कम हो। फिर उसने खून थूका और अपना टूटा हाथ नजरअंदाज कर दिया। खंजर बाएं हाथ में लिया और फिर हमला शुरू कर दिया। उधर जितेंद्र भी थक चुका था, उसकी सांसें भारी हो गईं, उसका शरीर जवाब देने लगा। आर्यन ने मौका नहीं दिया, वह लगातार हमला करता रहा, दर्द सहते हुए भी रुका नहीं। अब स्थिति बदल चुकी थी।
जितेंद्र कमजोर हो रहा था और आर्यन अपने इरादे से आगे बढ़ रहा था। अंत में जितेंद्र ने एक अंतिम चाल चली। उसने वार होने दिया, खंजर को अंदर जाने दिया और उसी क्षण आर्यन को जोर से लात मारी। आर्यन हवा में उछल गया, पेड़ों से टकराया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पसलियां टूट गईं, अंदरूनी चोटें लग गईं, खून निकलने लगा। अब दोनों जमीन पर थे, दोनों घायल, दोनों लगभग हार चुके। अब एक ही बात तय करेगी, कौन पहले उठेगा। आर्यन उठ नहीं पा रहा था, उसका शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उसकी इच्छा नहीं। उसने खुद को आदेश दिया, उठो, और वह उठ गया। टूटी हड्डियां, घायल शरीर, कुछ भी उसे रोक नहीं पाया। वह धीरे धीरे जितेंद्र की ओर चला। उसने कहा, मैं जीत गया। और फिर उसने लगातार वार किए जब तक जितेंद्र बेहोश नहीं हो गया। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। आर्यन जमीन पर बैठ गया, भारी सांस लेते हुए। लेकिन तभी कुछ हुआ। उसके पीछे एक विशाल छाया प्रकट हुई। युवा सम्राट की छाया अब पूरी तरह प्रकट हो चुकी थी। उसके दिमाग में ज्ञान भरने लगा। उसे समझ आया, यह क्या है। युवा सम्राट वह व्यक्ति होता है जिसे स्वर्ग ने स्वीकार किया हो, जिसकी इच्छा और दाव हृदय असाधारण हो। ऐसे व्यक्ति को विशेष शक्ति मिलती है, महान भाग्य, तेज साधना और एक विशेष क्षमता। आर्यन की क्षमता थी अपने विरोधी की शक्ति कम करना, 15% से लेकर 50% तक, और ये किसी भी साधक पर काम करती थी। ये शक्ति वास्तव में भयावह थी, क्योंकि अब आर्यन सिर्फ मजबूत नहीं था, वह भाग्य द्वारा चुना गया था। आर्यन कुछ मिनटों तक अपनी नई शक्ति के बारे में सोचता रहा। वह उत्साहित था क्योंकि अब उसके पास भविष्य के लिए एक और शक्तिशाली हथियार था। वह जानता था कि जितने ज्यादा छुपे हुए तरीके उसके पास होंगे, उतनी ही उसकी जीवित रहने की संभावना बढ़ेगी। साधना की दुनिया जटिल और अनिश्चित थी, इसलिए कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि वह हर परिस्थिति में सुरक्षित रहेगा। आर्यन नहीं चाहता था कि वह उन लोगों की तरह बने जो केवल किस्मत के भरोसे जीते हैं। इसी बीच उसके शरीर में तेज दर्द उठा और उसका ध्यान वापस वर्तमान में आया। उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर बहुत खराब स्थिति में है। उसने तुरंत एक लाल रंग की गोली निकाली और निगल ली। ये रक्त पुनर्जनन गोली थी जो शरीर को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती थी। लेकिन कुछ ही देर में उसने महसूस किया कि इसका असर बहुत धीमा है। उसने सोचा कि यह शायद अब तक की सबसे कमजोर दवा है जो उसने ली है। फिर भी उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि यही सबसे उच्च स्तर की दवा थी जिसे वह इस जगह ला सकता था। इस गति से उसे पूरी तरह ठीक होने में कम से कम 2 महीने लगेंगे। उसकी वर्तमान स्थिति में अगर कोई दुश्मन मिल गया तो वह गंभीर खतरे में पड़ सकता था। उसने जंगल की लकड़ियों से अपने टूटे हुए दाहिने हाथ के लिए सहारा बनाया और एक और गोली खा ली। फिर वह जितेंद्र के पास गया और 3 जैद ताबीज निकाले। पहला ताबीज नींद का था, जिसने उसे गहरी बेहोशी में डाल दिया। दूसरा ताबीज उसने उसके माथे पर लगाया, जहां आत्मा का स्थान होता है। तीसरा उसके दिल के ऊपर रखा। फिर उसने कुछ ऊर्जा स्रोत निकाले और उन्हें सक्रिय किया। दूसरा ताबीज उसकी आत्मा की जांच करने लगा, जबकि तीसरा उसके शरीर के हर हिस्से को स्कैन करने लगा। क्योंकि जितेंद्र ने अभी साधना शुरू नहीं की थी, ये प्रक्रिया और भी क्रूर थी। आर्यन देखता रहा कि उसका शरीर कांपने लगा और उसके आंख, नाक और कान से खून बहने लगा। उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ने लगा और वह दर्द से चीखने लगा। फिर भी वह बेहोश ही रहा। आर्यन ने बिना किसी भावना के ये सब देखा और कहा कि सम्राट बनने का रास्ता क्रूर होता है। अगर वह कभी उस सिंहासन तक पहुंच गया तो दूसरों की दया पर निर्भर नहीं रह सकता, इसलिए उसे हर हाल में जीतना होगा। कुछ मिनट बाद उसके दिल के ऊपर रखा ताबीज उसके शरीर से लाल रंग की एक बूंद निकालने लगा। यह उसकी मूल रक्त की बूंद थी, जिसमें शक्ति के नियम का अंश था। एक के बाद एक 5 बूंदें निकाली गईं, लेकिन जैसे ही छठी बूंद निकलने वाली थी, अचानक एक ऊर्जा उठी और जितेंद्र गायब हो गया। आर्यन समझ गया कि यह एक विशेष ताबीज था जिसने उसे इस स्थान से बाहर निकाल दिया। वह हैरान नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि इतने बड़े साम्राज्य के राजकुमार के पास बचाव के तरीके जरूर होंगे। फिर भी वह इस बात से प्रभावित हुआ कि वे इस परीक्षा से भी बाहर निकल सकते हैं, जो स्वयं स्वर्ग द्वारा बनाई गई थी। इससे स्पष्ट था कि यह ताबीज बहुत ही शक्तिशाली और दुर्लभ था। आर्यन ने सावधानी से उन 5 रक्त बूंदों को एक जैद की शीशी में रखा और बाकी चीजें अपने स्पेस रिंग में रख दीं। फिर उसने एक संचार ताबीज निकाला और कहा, ली जुन, तुम कहाँ हो? दूसरी ओर से आवाज आई, भाई, आपने इतने समय बाद संपर्क किया। मैं अभी भी मध्य क्षेत्र में हूँ। आर्यन ने कहा कि वह गंभीर रूप से घायल है और उसे लेने आने को कहा। ली जुन ये सुनकर चौंक गया। उसे पता था कि उसका भाई कितना शक्तिशाली है, फिर भी वह घायल है। उसने तुरंत पूछा कि क्या काम पूरा हो गया। आर्यन ने कहा कि हाँ। ली जुन खुश हो गया और बोला कि वह जल्दी पहुंच जाएगा। आर्यन ने कहा कि
वह इंतजार करेगा। इसी दौरान शहर के बाहर एक बड़ी हलचल शुरू हो गई। एक सराय में जितेंद्र के लोग बैठे थे। अचानक एक व्यक्ति कमरे में प्रकट हुआ। पहले तो वे चौंक गए, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि वह खुद जितेंद्र है। वह गंभीर रूप से घायल था। उसके चाचा ने तुरंत उसकी जांच की और उसे स्थिर करने के लिए दवा दी। फिर उसने बताया कि उसकी आत्मा की जांच की गई है और उसका मूल रक्त निकाल लिया गया है। इसका मतलब था कि उसका भविष्य लगभग खत्म हो गया है। ये सुनकर सब गुस्से से भर गए। फिर उसके चाचा ने एक निर्णय लिया। उन्होंने उसे अपने साथ लिया और तुरंत वहां से चले गए। कुछ ही समय में वे राजधानी पहुंच गए। जैसे ही वे पहुंचे, पूरे शहर की सुरक्षा प्रणाली सक्रिय हो गई। फिर सम्राट को इसकी जानकारी दी गई। अपने बेटे की हालत देखकर वह क्रोध से भर गया। उसकी हत्या की भावना पूरे राज्य में फैल गई। लोग डर के मारे झुक गए। कुछ ही क्षणों में यह स्पष्ट हो गया कि कोई बड़ा युद्ध हो सकता है। सम्राट ने पूछा कि क्या ये दाव उद्घाटन संप्रदाय ने किया है। उत्तर मिला कि संभावना वही है। सम्राट क्रोधित हो गया और युद्ध की बात करने लगा, लेकिन उसके चाचा ने उसे शांत किया और कहा कि अभी उम्मीद बाकी है। उन्होंने कहा कि वह अपनी पूरी शक्ति का बलिदान देकर राजकुमार को ठीक कर सकते हैं। हालांकि ऐसा करने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। सम्राट दुविधा में पड़ गया, लेकिन अंत में उसने सहमति दे दी। कुछ ही समय बाद वह बुजुर्ग राजकुमार को लेकर चले गए और अपने जीवन का अंतिम कार्य करने के लिए तैयार हो गए। सम्राट जीवेन अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और वे आगे की योजना के बारे में सोच रहे थे। तभी उन्हें सूचना मिली कि प्रधानमंत्री आ गए हैं। जैसे ही झाओ यान ने उन्हें देखा, वह समझ गया कि स्थिति ठीक नहीं है। उसने तुरंत पूछा कि क्या हुआ है। जब उसे राजकुमार की हालत के बारे में पता चला तो वह भी चौंक गया। उसने पूछा कि अब आगे क्या किया जाएगा। सम्राट ने कहा कि उनके मन में सम्राट दाओ युद्ध शुरू करने का विचार चल रहा है। ये सुनकर झाओ यान के मन में डर पैदा हुआ, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और कहा कि उन्हें शांत रहकर सोचने की जरूरत है। सम्राट ने कहा कि उन्हें पता है कि ऐसा युद्ध दोनों पक्षों के पूर्ण विनाश तक जाएगा, लेकिन अपने बेटे के साथ जो हुआ उसे सोचकर वह शांत नहीं रह पा रहे। झाओ यान ने समझाया कि ऐसा युद्ध बहुत बड़ा होता है। इसमें अनगिनत संसाधन खर्च होते हैं, पुराने साधक जागते हैं और यहाँ तक कि अमर स्तर के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ऐसा युद्ध पूरे संसार को प्रभावित कर सकता है और बड़े पैमाने पर विनाश ला सकता है। उसने ये भी बताया कि दाओ उद्घाटन संप्रदाय बहुत पुराना और शक्तिशाली है। उनकी नींव बहुत गहरी है और उनके पास छुपे हुए शक्तिशाली लोग हैं। सम्राट ने गुस्से में अपना सिंहासन तक थोड़ा तोड़ दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने माना कि स्थिति कठिन है। झाओ यान ने आगे कहा कि हाल की घटनाओं से स्पष्ट है कि वह संप्रदाय इस पीढ़ी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उन्होंने पहले भी एक अमर स्तर के व्यक्ति को जगाया था और एक बड़े संगठन को लगभग नष्ट कर दिया था। ये सुनकर सम्राट समझ गए कि सामने वाला पक्ष बहुत खतरनाक है और सीधे युद्ध में जाना सही नहीं होगा। उसी समय उनका बड़ा बेटा और सेना प्रमुख अंदर आए। सेना प्रमुख ने कहा कि अगर आदेश मिले तो वह युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन सम्राट ने मना कर दिया और कहा कि अभी युद्ध का समय नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि राजकुमार ठीक हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने सभी को भेज दिया और खुद अपने पुत्र के लौटने का इंतजार करने लगे। उधर स्पिरिट रोड के अंदर 3 दिन शांति से बीत गए। आर्यन अपने ठिकाने पर इंतजार कर रहा था। तभी उसे दूर से आवाज सुनाई दी। जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि करण और कई लोग अजीब जानवरों पर सवार होकर आ रहे हैं। वे जानवर घोड़े और बैल का मिश्रण लग रहे थे। आर्यन ने तुरंत उन्हें रोका और सावधान किया कि आगे जाल लगे हुए हैं। फिर उसने उन्हें सुरक्षित रास्ता बताया। करण उसके पास आया और उसकी हालत के बारे में पूछा। आर्यन ने कहा कि वह ठीक है, लेकिन उसने पूछा कि इतने लोग क्यों लाए गए हैं। करण ने बताया कि उसने इन लोगों के साथ मिलकर काम किया है और उन्हें अपने साथ जोड़ा है। उसने उन्हें भविष्य में संप्रदाय में शामिल करने का वादा भी किया है। आर्यन ने उसकी बात को सही माना और पूछा कि क्या उसके पास कोई अच्छी दवा है। करण ने कुछ गोलियां निकाली जो हड्डियों को जोड़ने के लिए थीं। आर्यन ने कहा कि इससे वह जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके बाद वह आराम से इलाज करने लगा और करण से उसके अनुभव के बारे में बात करने लगा। करण ने बताया कि उसने लोगों को अपने साथ जोड़ा, टीम बनाई और एक शहर पर कब्जा किया। वहां उसने व्यापार शुरू किया और अपनी स्थिति मजबूत की। असल में वह भविष्य के लिए खुद को तैयार कर रहा था ताकि वह आर्यन का साथ दे सके। कुछ दिनों बाद आर्यन काफी हद तक ठीक हो गया। उसकी हड्डियां जुड़ चुकी थीं, लेकिन उसकी रीढ़ अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। तभी करण एक नई खबर लेकर आया। उसने बताया कि जिस लड़के पर नजर रखने को कहा गया था वह मिल गया है और वह एक गुप्त स्थान में प्रवेश कर चुका है। ये सुनकर आर्यन की आंखें चमक उठीं। उसे समझ आ गया कि वह लड़का कोई महत्वपूर्ण चीज प्राप्त कर चुका है। उसने पूछा कि वह अब कहाँ है। करण ने बताया कि उसे पकड़ लिया गया है और जल्द ही यहाँ लाया जाएगा। आर्यन ने संतोष से सिर हिलाया।
अब वह उत्सुक था देखने के लिए कि उस लड़के के पास क्या है जो इतना खास है। आर्यन कुछ दिनों तक वहीं रुककर अपना उपचार करता रहा और करण के लोगों द्वारा वू मिंग को लाए जाने का इंतजार करता रहा। उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। 5 दिन बाद एक नया समूह उसके ठिकाने पर पहुंचा। इस बार उसे आश्चर्य हुआ क्योंकि उस समूह की नेता यान लीलिंग थी, जो महान बुजुर्ग यानमेई की भतीजी थी। आर्यन ने करण की ओर अजीब नज़र से देखा। करण हल्का मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। आर्यन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह समझ गया कि यह कोई साधारण संयोग नहीं है। संप्रदाय की राजनीति में ऐसी घटनाएं अक्सर किसी गहरे कारण से होती हैं। कुछ ही देर में यान लीलिंग वू मिंग को उनके सामने लेकर आए। वह रस्सियों से बंधा हुआ था और उसके शरीर पर घर्षण के निशान थे। फिर भी वह लगातार छूटने की कोशिश कर रहा था। आर्यन ने करण के लोगों को जाने का संकेत दिया और शांत स्वर में कहा, वू मिंग, तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। या तो तुम अपनी स्पेस रिंग की सारी चीजें खुद निकालो, या हम तुम्हें मारकर खुद निकाल लेंगे। तुम्हारे पास 5 सांसों का समय है। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन, करण और यान लीलिंग बिना कुछ बोले उसे देखते रहे। कुछ ही क्षणों में वू मिंग दबाव सह नहीं पाया और उसने अपनी स्पेस रिंग खाली कर दी। अब जमीन पर कई चीजें पड़ी थीं, जैसे जैड की बोतलें, जंग लगे हथियार और एक मोटी किताब। करण ने कुछ बोतलें खोलकर दवाइयां जांचीं, लेकिन जैसे ही वे हवा के संपर्क में आईं, वे या तो सड़ चुकी थीं या पाउडर बन गईं। तभी यान लीलिंग ने केवल गंध से पहचानना शुरू किया। ये शरीर सुदृढ़ करने की गोली है, ये समुद्र विस्तार गोली है, और यह आत्मा पोषण गोली है। आर्यन और करण दोनों हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, ये कैसी गोलियां हैं? यान लीलिंग ने समझाया कि ये बहुत प्राचीन गोलियां हैं और आज की गोलियों के शुरुआती रूप हैं। इनमें से कई की विधियां अब खो चुकी हैं। आर्यन ने देखा कि दोनों बहुत सहजता से बात कर रहे हैं, मानो वे पहले से एक दूसरे को जानते हों। उसने बस एक नज़र डाली और फिर हथियारों की जांच करने लगा। उसने कहा कि इन हथियारों में अब कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है और समय के कारण वे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। उनका निर्माण भी अधूरा लगता है। इसके बाद तीनों किताब की ओर बढ़े। आर्यन ने उसे उठाया और कहा, चलो देखते हैं। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, उसने देखा कि लिखावट बहुत छोटी है जबकि किताब बहुत मोटी है। करण ने कहा कि यह प्राचीन भाषा है और यह उसका मजबूत विषय नहीं है। दुनिया में समय के साथ भाषा कई बार बदली है, लेकिन दाओ भाषा एकमात्र ऐसी भाषा है जो नहीं बदली। तीनों ने बचपन में कई भाषाएं सीखी थीं ताकि वे ऐसे ग्रंथों को पढ़ सकें। अब आर्यन ने पढ़ना शुरू किया। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम मेरे वंशज हो और मेरी योजना सफल हो चुकी है। इसके बाद लेखक ने एक व्यक्ति के लिए भयानक श्राप लिखा। उसकी नफरत इतनी गहरी थी कि आर्यन कुछ क्षण के लिए रुक गया। यान लीलिंग ने पूछा कि क्या ये वही शी हाई हो सकता है जो बाद में महान सम्राट बना। करण चौंक गया और बोला कि अगर यह सच है तो ये किताब अत्यंत प्राचीन होगी। आर्यन गहरी सोच में पड़ गया। दुनिया का इतिहास बहुत लंबा है और कई युगों में बटा हुआ है। कुछ युगों की जानकारी लगभग पूरी तरह खो चुकी है। अगर यह सच है तो ये किताब बेहद महत्वपूर्ण है। आर्यन ने कहा कि उन्हें आगे पढ़ना चाहिए। कहानी 2 भाइयों की थी जो साथ पढ़ते थे, साथ सीखते थे और एक ही लक्ष्य रखते थे। एक अत्यंत प्रतिभाशाली था और दूसरा मेहनती और बुद्धिमान। यही अंतर आगे चलकर ईर्ष्या, विश्वासघात और विनाश का कारण बना। यहीं से एक प्राचीन और खतरनाक कहानी की शुरुआत हुई।